टॉपिक चल रहा है बेटे हमारा बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लॉ में ऑडिट कमिटी, सेक्शन 177 टॉपिक आपके सामने है। ऑडिट कमिटी का जिक्र पहले भी आ चुका है और हर कंपनी को नहीं बनानी होती है। बस अभी हमने यही पढ़ना है कि ऑडिट कंपनी कौन सी कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमिटी बनानी है, फिर ऑडिट कमिटी का काम क्या है, ऑडिटर का क्या रोल है, वो सब बातें तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो कौन सी कंपनीज को करनी होती है। तो सबसे बड़ी बात कि लिस्टेड कंपनी को तो करनी ही करनी है। सेक्शन थोड़ा याद करने की कोशिश करेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। 177 तो जो लिस्टेड कंपनी है पब्लिक, उसको तो ऑडिट कमेटी बनानी ही बनानी है। बाकी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिसमें पेड अप कैपिटल टर्नओवर वाली कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे बनानी है उनको। और खास बात यह कि सारी की सारी पब्लिक कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमेटी की जरूरत है। यहाँ से ये समझ आ जाता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको ऑडिट कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट। और रूल्स के मुताबिक जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या मोर है उसको बनानी है, अगर वो अनलिस्टेड है, क्योंकि लिस्टेड में तो करना ही करना है। अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ और मोर हो गया तो चाहिए हमारे को, या फिर टर्नओवर हमारा 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो हमारे को चाहिए, राइट। या फिर जो हमारी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, डिबेंचर, बोरिंग्स हैं, ये सब मिला के जो डिपॉजिट्स हैं, अगर ये 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तो देखिए कहता है एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स प्लस बोरिंग्स प्लस डिबेंचर्स प्लस डिपॉजिट्स। तो सारे ये लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, सारे ही लोन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे ही लोन्स आ गए। तो अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ पे था 100 करोड़ और मोर, यहाँ पे है एक्सीडिंग 50 करोड़। तो 50 करोड़ और मोर नहीं है, यहाँ पर है एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। इसका मतलब है 50 करोड़ से ज्यादा है बोरिंग्स तब आपको चाहिए, या फिर आपके टर्नओवर पब्लिक कंपनी या 100 करोड़ से ज्यादा हो गए, या फिर आपकी पेड अप कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिला के 10 करोड़ से ज्यादा हो गई, जो बहुत छोटी फिगर है, आप समझदार हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट चाहती है कि हर पब्लिक कंपनी जो है ऑडिट कमेटी बनाए। अब बात आती है फिगर कौन सी डेट की लेनी है, तो वही लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहीं पे लिखा भी है इसमें लास्ट में, हाँ ये रहा, ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस डेट की जो फिगर्स हैं वो हमें देखनी होगी। अगर इनमें से कोई भी लिमिट एक्सीड हो रही है तो फिर उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है, जिसका बोर्ड रिपोर्ट में फिर डिस्क्लोजर भी होता है कि ऑडिट कमेटी के कौन मेंबर है और हमने बनाई है, ये सब बातें आएगा धीरे धीरे। तो विषय वही है कि इसको कंपोज कैसे करना है, बनाना कैसे, इसका कंपोजिशन कैसे होएगा। तो 3 इसमें डायरेक्टर्स लिए जाते हैं कम से कम, और जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। शायद आपने पहले भी सुना हो कि मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मेजॉरिटी बनाएंगे। तो ऐसे लिख लीजिए साथ में पॉज कर करके कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो किसकी चाहिए आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, राइट। ओके, उसके बाद बात आती है कि जो आपके इस ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन है या जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना भी आता हो और अंडरस्टैंड करना भी आता हो, तभी आप उनको मेंबर बना सकते हैं इसके, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तभी उसने लिखा प्रोवाइडेड मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ability to read and understand the financial statements। तो ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ये वाली लाइन, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, जो एडिशन हुआ 2013 एक्ट से, कि उनकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, राइट। फिर जो मैंने बताया कि बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑडिट कमेटी का, इसकी कॉम्पोजिशन का डिस्क्लोजर चाहिए हमारे को आपके बोर्ड रिपोर्ट में कि एक ऑडिट कमेटी बनाई गई है और उसमें कितने मेंबर्स हैं, दैट वे, राइट। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसका मैंने एक निमोनिक भी बनाया है और इसका सेक्शन भी थोड़ा याद रखिए। दिस इज द 177 सब सेक्शन 4 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि आगे वो सिर्फ सब सेक्शन से मेंशन करेगा। और एक वर्ड आ रहा है इसमें इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है और बातों के साथ साथ, मतलब अमंगस्ट अदर थिंग्स, और बातों के साथ साथ, राइट।
और वो ये कहता है एवरी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड, कि जैसे जो बोर्ड ने रिटन में कहा है वो तो करना ही करना है, और जिसमें ये सब भी इंक्लूड होगा दैट वे। और ये इसलिए क्योंकि ऑडिट कमेटी को किसने बनाया है? बोर्ड में। तो बोर्ड ने बनाया है तो हायर लेवल पे बोर्ड हो गया ये ऑडिट कमेटी, तो जिसने बनाया है वो हायर लेवल पे है, इसलिए वो कैसे सब चलेगा, क्या क्या करेंगे, वो सब बोर्ड बताएगा दैट वे। वो बात और है कि आपने मेरे साथ पढ़ा है कहीं पे कि जो बोर्ड है वो रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी लेता है कई मामलों पे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे काम होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद अब इसमें एक निमोनिक बना सकते हैं हम, एंड दैट इज यूवीआई अफेयर। अफेयर में AFAIR ये स्पेलिंग है, तो इसको यूवी अफेयर पढ़े या यूवीआई अफेयर पढ़े, इट्स योर चॉइस। और निमोनिक के वर्ड्स बताती हूँ मैं आपको, लेटर्स। इसमें मैंने ए उठाया है ऑडिटर्स का, इसमें मैंने ऑडिटर्स का ए उठाया है, फिर इसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफ उठाया है, निमोनिक की बात कर रहे हैं। फिर अगले में मैंने रिलेटेड पार्टी का आर उठाया है, फिर अगले में इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का आई उठाया है, फिर अगले में वैल्यूएशन का वी उठाया है, और फिर अगले में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का आई उठाया है, और फिर अगले में यूज ऑफ फंड्स का यू उठाया है। तो दिस इज हाउ आई हैव यूवी अफेयर। और अब क्या काम है उसके समझिए, कि जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन है उसको लेकर रिकमेंडेशन उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना होता है। ये ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में भी आप पढ़ चुके हैं। सो ही सेज अ रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो इस तरीके से ऑडिटर को सोचेंगे तो याद आ जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑडिटर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी इंडिपेंडेंस का लेवल कैसा है, उसका काम कितना बढ़िया हो रहा है, इस चीज को रिव्यू करना, मॉनिटर करना। क्योंकि ऑडिट कमेटी है ना, तो ऑडिट से रिलेटेड तो नेचुरल है, सारे काम यही संभालेंगे कि जो ऑडिटर है पहले तो उसकी रिकमेंडेशन की किसको ऑडिटर बनाया जाए, क्या रेम्युनरेशन होनी चाहिए, और फिर वो काम कैसा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, उसकी इंडिपेंडेंस का लेवल कितना मेंटेन हो रहा है, दैट वे, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद दो पॉइंट्स है इसमें, ऑडिटर रिपोर्ट को भी एग्जामिन करना है उन्होंने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी करना है दैट वे। बेसिकली ऑडिट कमेटी कुछ नहीं, गवर्नेंस का पार्ट है, तो इसलिए वो अगर कुछ भी कंपनी में गलत होता रहता होगा तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता देंगे, जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ले, जिससे कि गवर्नेंस की जो रिपोर्टिंग करनी होती है डायरेक्टर्स ने उसमें कुछ गलत ना बताने को मिले, ताकि कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो पहले से ही करेक्ट कर देंगे। क्योंकि गवर्नेंस की रिपोर्टिंग में ये भी बताना है कि हम क्या सही कर रहे हैं और हमसे क्या गलत हो गया, तो कुछ गलत ना हो उसके लिए ऑडिट कमेटी है जो हर चीज पे नजर रखती है। स्पेशली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम्स किस तरीके से बनने चाहिए और कैसे चल रहे हैं उनका रिव्यू, और समय समय पे इंटरनल ऑडिटर या मैनेजमेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो फाइनेंशियल ऑडिटर है उनके साथ डिस्कस करते रहना सिस्टम्स के बारे में, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लानी है, और बेसिकली रिकमेंडेशन तो है ही दैट वे। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू जो है वो ऑडिटर से करवाती है ऑडिट कमेटी, और उसके ऊपर डिस्कशन होती है दैट वे। वो अभी कहीं लिखा हुआ आ जाएगा, सारा धीरे धीरे आएगा। उसके बाद जो रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट है वो ये कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी अप्रूवल का विषय उठता है, तो ऑडिट कमेटी इन्वॉल्व होती है। या कल को मान लीजिए उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड के साथ उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, तो फिर उसमें जो अप्रूवल है वो उससे रिलेटेड ऑडिट कमेटी का रोल होता है। तो इससे रिलेटेड सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और उसके अप्रूवल और उसकी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आई से आ जाता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेकिंग। इसमें यह कि बेसिकली जो सारा लॉ लीगल प्रोविजंस है वो सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दिस इज अ ड्यूटी, क्योंकि गवर्नेंस का पॉइंट है तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते लीगली दैट वे। फिर उसके बाद बी से आ जाता है वैल्यूएशन, कि कहीं भी कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन या अंडरटेकिंग की वैल्यूएशन का पॉइंट है तो फिर ऑडिट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देगा या वैल्यूएशन करवा के देगा। और फिर ये सबसे बड़ा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स।
जिससे कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो फिर कोई फ्रॉड एंड एरर्स नहीं होंगे, कोई गड़बड़ियां नहीं होंगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऑडिट कमेटी के लिए कि जो सिस्टम्स हमने बना रखे हैं, कंट्रोल्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं, वो कैसे चल रहे हैं, उनको क्या चेंजेस की जरूरत है, तो उसका वो इवैल्यूएशन रिव्यू सब करते रहेंगे दैट में। उसके बाद जो भी पब्लिक ऑफर, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, तो पब्लिक कंपनी ने जब भी पब्लिक इशू लॉन्च किया तो उसमें जो पैसा जनरेट हुआ, फंड्स जनरेट हुए, उसका यूज कैसे हो रहा है, तो यहाँ से यूज से आपको याद आ जाएगा। तो उसका मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स, समझ आया होगा कि पब्लिक ऑफर्स के थ्रू जो पैसा रेज हो रहा है उसको उसका जो यूसेज है वो जैसे सोचा गया था वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने जो प्रोस्पेक्टस में बताया कि जी ये पैसा हम इस डायरेक्शन में यूज करेंगे, सो दिस इज अगेन अ वेरी लीगल कॉम्प्लिकेशन लेकर अराइज हो जाती है। कंपनी को जैसे बोला है वैसे ही एंड यूज करना होता है। तो इसलिए ऑडिट कमेटी जो है उस पर एक नजर रखेगी कि जैसा बोला गया था वैसा हो रहा है, नहीं तो फिर उसके लिए फिर लीगल प्रोसीजर्स होते हैं अगर किसी और डायरेक्शन में जाके यूज करना है। क्योंकि वो फिर ये हो गया कि आप इन्वेस्टर्स के साथ जो है फिर वो एक गलत काम कर रहे हैं, बताया कुछ और कर कुछ रहे हैं। तो इसलिए जो उसका एंड यूज है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक ऑडिट कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, राइट। तो इस तरीके से यूवी अफेयर करके आप इसको याद करेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेट करके आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, 2 मिनट उसको यूवी अफेयर को सोचिए, फिर से अपने आप से बात करिए जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, और फिर उसके बाद उसको एक पेपर पे यूवी अफेयर की फुल फॉर्म लिखिए, फिर उन वर्ड से सोचिए आपको स्टोरी याद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको पता चलेगा आपको अभी के अभी याद हो गया, राइट। बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, ये तो नॉर्मल बात है। मेहनत करे बगैर आपको कुछ भी नहीं होगा पॉसिबल, दिस इज डेट फॉर श्योर। तो जो थियरी पेपर होता है उसमें 2 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके वो ब्रेन में सेट हो जाएगा। पेपर पेन हमेशा साथ में रखिए जिससे कि उसको लिखते रहे, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट मुद्दा आता है दैट इज इन्वेस्टिगेशन बाय ऑडिट कमिटी। ये वो केस हो गया जो अभी अभी मैंने आपको यूवी अफेयर की बातें बताई है। अगर उसमें से किसी भी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है तो उस केस में हमारे जो ऑडिट कमेटी है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या कोई भी बीओडी ने उनके सामने मामला रखा है उसके बारे में अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर वो कर सकते हैं। एक तरह से ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर इसके लिए उनको फिर डेफिनेटली जब इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन का ड्यूटी मिला है तो फिर उनके पास पावर्स भी होंगी। और फिर ये कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स की एक्सेस रखते हैं, कुछ भी अगर देखना चाहे, इवन किसी एक्सटर्नल पार्टी से वो कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या उसकी स्पेशल एडवाइस लेना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल की, तो वो भी वो पावर रखते हैं। इसका मतलब है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास हर तरह की एक्सेस है और हर तरह की एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस लेने की भी पावर है, राइट। तो वही उसने बोला है, दिस इज सेक्शन 177 सबसेक्शन 6, जिसमें वो बोला कि इन्वेस्टिगेट करने का होगा इनटू एनी मैटर इन रिलेशन टू आइटम्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, दैट मींस यूवी अफेयर जो अभी अभी हमने बोला जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सेक्शन सबसेक्शन 4 में थी, सेक्शन 177, और रेफर टू इट बाय द बोर्ड, या फिर बोर्ड ने कोई मामला इनको दिया है उसके रिलेशन में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको पावर चाहिए, तो उसने पावर की बात करी है कि वो चाहे तो किसी की भी प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, और फिर उनके पास जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उसकी फुल एक्सेस है जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का काम कर सके। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए फिर पावर भी होगी तो काम कैसे करेंगे। सो दिस इज बट नेचुरल, राइट। फिर ये पॉइंट नेक्स्ट रिपीट हो गया कि बोर्ड रिपोर्ट में बकायदा ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन का डिस्क्लोजर होगा कि जी बनी है और कितने मेंबर्स हैं वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल आएगी उसमें। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपको ध्यान हो, पहले भी आपने पढ़ा है ऑडिट में और ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के चैप्टर में भी पढ़ा है जो लॉ में भी है, कि अगर हमारे जो ऑडिट कमेटी है वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए या किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशंस अगर देते हैं और बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो बोर्ड को बोर्ड रिपोर्ट में उसका रीजन देना पड़ता है राइटिंग में कि उनको जो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस है वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, राइट। तो वो लिखता है, कहता है वेयर बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, the same shall be disclosed in board report under section 134 subsection 3 along with the reasons.
इसका मतलब है अगर वो रिकमेंडेशन आपको समझ में नहीं आई जो ऑडिट कमेटी ने दी है, तो बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो रिकमेंडेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? ओके। उसके बाद आता है ऑडिटर का क्या रोल है ऑडिट कमेटी में। तो सबसे बड़ी बात कि जो ऑडिट कमेटी है वो ऑडिटर साहब से कुछ एरियाज में कमेंट्स करने को या डिटेल्स देने को बोल सकते हैं, जिसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो ही सेज द ऑडिट कमेटी, दिस इज सबसेक्शन 5, आप देख रहे हैं। ही सेज ऑडिट कमेटी इज एम्पावर्ड, उसके पास पावर है, कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर। और फिर इसको एक निमोनिक से कर सकते हैं सर, जिसमें मैंने इंटरनल का आई लिया है, बड़ा लॉजिकल है वैसे, याद हो जाएगा आपको। फिर स्कोप से एस लिया है और फिर रिव्यू से आर लिया है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि 3 एरियाज में हम ऑडिटर के कमेंट्स जो हैं एज ऑडिट कमेटी मांग सकते हैं। पहला उनके कमेंट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल आईसी को लेके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को लेके। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो गए तभी मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएगी, तभी फ्रॉड एंड एरर के प्रिवेंशन हो पाएगा या अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा, रिकॉर्ड्स कंप्लीट मिलेंगे और टाइमली मिलेंगे, रिलायबल मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो परफेक्ट हो, बिल्कुल सही बने। तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। तो उसको लेके ऑडिटर अपने जो काम होता है ऑडिट जब करते हैं तो उसमें पूरा रिव्यू करते हैं इंटरनल कंट्रोल का कंप्लायंस प्रोसीजर के जरिए। तो इसलिए फिर वो एक बहुत अच्छे लेवल पे कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि अगर ऑडिट कमेटी को उनके बेसिस पे लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो फिर वो इंटरनल कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि फ्रॉड एंड एरर के चांसेस और कम हो जाएं और फिर ट्रू एंड फेयर व्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अपने आप नजर आने लग जाए, राइट? दैट इज द बेसिक logic behind all these comments from auditor to the audit committee. That's why audit committee will ask him to give comments on this issue, right? उसके बाद कि ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ ऑडिट है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो ऑडिट कमेटी को पता चलना चाहिए। और जब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे तब उसमें भी ये पॉइंट आता है कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि अपना स्कोप ऑफ ऑडिट जो है, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑडिट कमेटी को बताए। क्यों? क्योंकि जो भी ऑडिटर करते हैं वो ऑडिट कमेटी की नजर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, उसकी इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस, ये सब चेक करना भी हमारी ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी अच्छे से निभा पाएंगे जब वो ऑडिटर से इस बारे में जानकारी या इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, राइट? तभी उसने बोला स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर, कि क्या क्या काम है जो ऑडिट में इंक्लूड हो रहा है ऑडिटर के। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैंने पहले भी बताया कि इससे पहले कि आप अप्रूवल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड को दो, ऑडिट कमेटी एक बार उसका रिव्यू करेगी। तो उसमें वो ऑडिटर की हेल्प ले रही है कि ऑडिटर साहब आपके क्या कमेंट्स हैं। तो देयरफॉर ही सेज अबाउट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड, कि इससे पहले की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बोर्ड को सबमिट किए जाए, हमारे ऑडिटर साहब का क्या रिव्यू है उसके ऊपर, राइट? तो उसको लेके कमेंट्स चाहिए। तो 3 एरियाज में बेसिकली आप सोचेंगे तो सर से ही याद हो जाएगा, वन इज स्कोप ऑफ ऑडिट, देन आईसी, एंड देन दिस इज योर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद जो मैंने पहले भी बताया आपको कि ऑडिट कमेटी जो है बेसिकली जब भी उसकी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर को तो बैठना ही होता है उसकी मीटिंग्स में, और प्लस अगर ऑडिट कमेटी को जरूरत महसूस होती है तो वो इंटरनल ऑडिटर को भी बोल सकते हैं कि वो मीटिंग अटेंड करें, और जो मैनेजमेंट के लोग होंगे वो तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो इनके साथ, इन सबके साथ बैठकर ऑडिट कमेटी एक डिस्कशन कर सकती है उन एरियाज में जहां उसे जरूरत महसूस होती है, बिकॉज ये जो इंटरनल ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ये एक्सपर्ट्स हैं अपने एरियाज के। तो इसलिए ये एरियाज जो ऑडिट कमेटी से रिलेटेड हैं उसमें अगर वो एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस ले लेगी या उनका भी उनको भी सुन लेगी तो उससे ऑडिट कमेटी का ही फायदा है, राइट? So it says discuss any related issues with the internal, statutory and the management of the company, right? That is the simple point. फिर आता है right to be heard in the meeting of audit committee, कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो रही है और इसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसके बारे में। तो सिचुएशन में ऑडिटर को बोलने का भी हक है और जो की मैनेजरियल पर्सनल मीटिंग में बैठे हैं उनको भी बोलने का हक है। ये बात सही है कि वो मीटिंग के मेंबर नहीं है तो इसलिए उनको वोट करने का हक कैसे होगा, बट दे हैव अ राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब उन्हें जो भी कहना है वो कह सकते हैं और कमेटी मेंबर्स को उनकी बात को सुनना होगा।
So he says, this is subsection 7, he says the auditors of a company and the key managerial personnel, इनकी बात हो रही है, they have a right to be heard in the meetings of the committee when it considers the auditor's report. इसका मतलब है जो इश्यू है वो क्या है, वो है जब ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में बातचीत हो रही है, उसको कंसिडर कर रही है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है. लेकिन ये बात सही है कि they will not have any right to vote because this is logical, they don't have any membership of the committee, so why will they definitely vote, right? That is a simple point. उसके बाद आता है कि अगर सबसेक्शन 8 जो लास्ट में कंट्रावेंशन आ गया कि अगर कहीं भी प्रोविजंस फॉलो नहीं किए गए तो जो कंपनी है उसके ऊपर फाइन हो जाएगा आपका 1 लाख टू मिनिमम 1 लाख तो ये 5 लाख तक जाएगा, सब कुछ रुपीस में है. दैट इज अ सिंपल पॉइंट. और जो ऑफिसर है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ कोर्स, उसको जेल भी होगी, शायद फाइन होगा, शायद दोनों होंगे. दैट इज अ सिंपल पॉइंट. इम्प्रिजनमेंट जो है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक जा सकती है और जो फाइन है वो 25,000 से 1 लाख तक जा सकता है. हाँ, तो इसमें फाइन है वो 25K to 1 लाख या फिर दोनों हो सकते हैं. दैट इज द सिंपल पॉइंट. पेनल्टी थोड़ी लिख लिख के लर्न करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत ज्यादा पेनल्टीज हैं, राइट? तो यहाँ पे ये लेक्चर रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे. बट बी वेरी गुड विद दिस सेक्शन 177, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीछे भी और आगे भी हर जगह भी पढ़ाई जब करते हैं आगे पीछे हर जगह पे ऑडिट कमेटी का मेंशन आता है. प्लीज कीप इन ब्रेन कहाँ पे ऑडिट कमेटी की जरूरत होती है, राइट? और उसका क्या काम है और ऑडिटर का क्या रोल है, मीटिंग में क्या क्या ऑडिटर और KMP और इन सब का रोल है. तो ये सब दिमाग में रखिए. वैसे तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से सुनते सुनते भी लर्न हो रहा होगा आपको. इट्स आई थिंक इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, राइट?